पर एक चिमटा लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से गर्म करते हैं। ओके, तो जैसे कि इसको हम लोग गर्म करते हैं आग में, तो सबसे पहले कौन सा गर्म होता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित जो निचले वाला जो भाग होता है सबसे पहले क्या होता है, गर्म होता है। ओके, उसके पश्चात क्या होता है, इस जो पदार्थ के उपस्थित जो क्या होता है कण के अणु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंदर से जो कण के अणु होते हैं उसमें क्या होता है, जो हीट अर्थात जो उष्मा का क्या करता है वह स्थानांतरण करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अर्थात इस प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है हमें या जब यहाँ पर हम लोग पकड़े हुए होता है तो हमको गर्मी का अनुभव होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे कि चालन में किस प्रकार से उष्मा का संचरण होता है। ओके, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उष्मा का संचरण। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का क्वेश्चन के आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन है, चर्चा करें। अपने शिक्षक से चर्चा करें कि किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में उष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु को जब हम छूते हैं तो हमको गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। ओके, साथ ही हमको बताना है कि इसमें जो उष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होता था, गर्म वस्तु एवं ठंडा वस्तु में क्या है उष्मा के प्रवाह की दिशा को हमको बताना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमको कोई भी वस्तु गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। ओके, तो कोई भी वस्तु हमको गर्म तब लगता है जब वस्तु का जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। ओके, जैसे कि गर्म पानी या फिर चाय। ओके, तो जब हम लोग गर्म पानी या फिर चाय को छूते हैं तो हमको गर्म लगता है। क्यों गर्म लगता है, क्योंकि उसका जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि कोई भी वस्तु हमको ठंडा क्यों लगता है। जब कोई भी वस्तु का जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से कम होता है तो वह वस्तु हमको ठंडा लगता है, जैसे कि बर्फ हो गए या फिर ठंडा पानी हो गया। ओके, तो ये हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो इसका जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक गर्म पानी लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ इसको छूता हूँ तो मुझको क्या लगता है, गर्मी का अनुभव होता है। गर्मी का एहसास क्यों होता है, क्योंकि इसका जो तापमान है वह मेरे शरीर के तापमान से अधिक है, जिसकी वजह से मुझको क्या लगता है, गर्म लगता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक ठंडा पानी लिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसका जो तापमान क्या होता है, मेरे शरीर के तापमान से कम है, जिसकी वजह से मुझको यहाँ पर क्या लगता है, ठंडा लगता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि किसी भी वस्तु का जो तापमान है वह हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो इस स्थिति में हमको गर्म लगता है, एवं यदि किसी वस्तु का जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से कम होता है तो इस स्थिति में हमको वह वस्तु ठंडा लगता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में उष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि इसको हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में जो उष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग गर्म वस्तु में देखेंगे, उसके पश्चात ठंडी वस्तु में। ओके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, तो उष्मा का जो प्रवाह कैसे होता है, वह सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया है मैंने गर्म पानी। ओके, तो जैसे कि हम लोग इसमें छूते हैं तो उष्मा का जो प्रवाह कैसे होगा, तो उष्मा का जो प्रवाह होगा वह गर्म पानी से हमारे शरीर की ओर होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार ठंडी वस्तु में को हम लोग जब छूते हैं तो इसमें उष्मा का जो प्रवाह क्या होगा, तो हमारे शरीर से इस ठंडे पानी की ओर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। तो बिना देर की चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। ओके, हमारा आज का टॉपिक है उष्मा का संचरण। ओके, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ हीट भी कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो उष्मा का जो संचरण था, उष्मा का स्थानांतरण वह किस प्रकार से होता है। ओके, हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सतह उच्च तल से निचले तल की ओर बहता है, उष्मा का प्रवाह भी सतह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो द्रव जैसे कि पानी हो गया वह क्या करता है, वह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है।
ठीक इसी प्रकार जो ऊष्मा होता है, जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह भी सदा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ओके, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण किससे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि तापांतर अर्थात ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ओके, आपने कक्षा 9वीं में ध्वनि के बारे में पढ़ा है कि ध्वनि संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 अर्थात कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि ध्वनि के संचरित होने के लिए अर्थात ध्वनि का स्थानांतरण होने के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता होता है। सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी क्या है? सदैव माध्यम की आवश्यकता होता है। तो इसके आंसर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आइए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकारों को जानें। चित्र क्रमांक 4। ओके, तो चलिए हम लोग ऊष्मा संचरण के प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चित्र 4 में प्रदर्शित है, चित्र 4 ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है चालन, संवहन एवं विकिरण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि चालन, संवहन एवं विकिरण क्या होता है। ओके, चालन। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो चालन होता है वह सिर्फ ठोसों में होता है। ओके, ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण करते हैं, उसे चालन कहते हैं। चालन में क्या होता है कि जो पदार्थ के जो अणु होता है वो क्या करता है? अपने स्थान को छोड़े बिना स्थान को छोड़े बिना ही क्या ऊष्मा का संचरण करता है। ओके, किसमें? तो वह है चालन में। संवहन, ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है। ओके, विकिरण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विकिरण में क्या होता है। तो ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है, अर्थात विकिरण के लिए क्या होता है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही आता है। ओके, तो चलिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग ज्वालन, संवहन एवं विकिरण को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर कोई केटल है। ओके, तो जहाँ पर यहाँ इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हैंडल में अर्थात हाथ से पकड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हाथ से पकड़ते हैं तो हमको क्या है? गर्मी का अनुभव होता है। ओके, तो गर्मी का अनुभव किसकी वजह से होता है? तो वह चालन के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, संवहन, संवहन में क्या होता है कि जैसे कि इस केटल में क्या करते हैं, हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? जो नीचे स्तर का जो जल है वो सबसे पहले गर्म होगा। ओके, तो गर्म होकर क्या होगा? वह हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वह ऊपर उठने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एरो के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो ऊपर में स्थित जो जल है वो क्या होता है? भारी होता है, जो कि क्या होता है? नीचे की ओर आता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो जो ऊपर के जो जल है वो नीचे की ओर आ रहा है। ओके, तो ये किसके द्वारा संभव होता है? तो यह संवहन के द्वारा संभव होता है। ओके, विकिरण, विकिरण में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आग को जलाया जा रहा है। ओके, तो विकिरण के द्वारा क्या हमको चारों ओर समान मात्रा में क्या है? ऊष्मा का अनुभव होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को चालन, संवहन एवं विकिरण समझ आ होगा। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला चालन, कंडक्शन। ओके, तो चलिए हम लोग चालन को क्या क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि चालन या कंडक्शन क्या होता है। ओके, चालन। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चालन के बारे में जाना था कि जो चालन है क्या होता है? वह सिर्फ ठोसों में ही होता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण कहते हैं, उसे चालन कहते हैं। ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी वस्तु के उच्च ताप वाले का अपने समवर्ती निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा देते हैं तथा कोई भी कण अपने स्थान से नहीं हटता। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रकार ऊष्मा का वस्तु के उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर संचरण होता है। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए कोई भी पदार्थ लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं? एक लोहा लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक लोहा लेते हैं। ओके, तो लोहा क्या करता है? इसको हम लोग एक सिरे से गर्म करते हैं। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं? हम लोग गर्म करते हैं। ओके, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग इसको ऊष्मा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये जो लोहे के जो कण में उपस्थित जो अणु होते हैं, ओके, तो चलिए इसको मैं डिनोट कर दे रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्या है इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए क्या है? लोहे के जो कण की अणु है। ओके,
तो चलिए इसमें समझते हैं कि इसमें ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है। ओके, तो जब इसको ऊष्मा देते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो पास के जो अणु होते हैं, जो सिरे वाले, जैसे कि इसके पास वाले जो स्थान में उपस्थित जो अणु होता है, सबसे पहले क्या होता है, वह गर्म हो जाता है। ओके, तो इसके पश्चात क्या होता है, वह समीपवर्ती अर्थात जो पास में उपस्थित जो निम्न ताप वाले कणों को क्या करता है, वह ऊष्मा देता है। अर्थात यह गर्म होने के पश्चात क्या करता है, यह ऊष्मा इसको देता है, यह गर्म होने के पश्चात यह ऊष्मा इसको ट्रांसफर करता है। इसी प्रकार से प्रोसेस क्या होता है, इसमें आगे बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हम लोग हाथ में पकड़े हुए होते हैं इस जो पदार्थ को या फिर कोई भी पदार्थ को, हमको गर्मी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। साथ ही हम लोग देख सकते हैं इसमें जो उस पदार्थ की जो कण होता है वो अपने स्थान नहीं छोड़ता है। ओके, तो ये जस का तस रहता है, जस्ट क्या करता है, ऊष्मा को एक से दूसरे में स्थानांतरण करता है। ओके, और इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वह उच्च ताप वाले से निम्न ताप वाले की ओर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो उपस्थित जो कण होता है वह सबसे पहले गर्म होता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, उच्च ताप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वह हीट को ट्रांसफर करता है, अर्थात उच्च ताप से निम्न ताप वाले भाग की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा। ओके, तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चिमटा लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से गर्म करते हैं। ओके, तो जैसे कि इसको हम लोग गर्म करते हैं आग में, तो सबसे पहले कौन सा गर्म होता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित जो निचले वाला जो भाग होता है सबसे पहले क्या होता है, गर्म होता है। ओके, उसके पश्चात क्या होता है, इस जो पदार्थ के उपस्थित जो क्या होता है, कण के अणु होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंदर से जो कण के अणु होते हैं उसमें क्या होता है, जो हीट अर्थात जो ऊष्मा का क्या करता है, वह स्थानांतरण करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अर्थात इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है, हमें या जब यहाँ पर हम लोग पकड़े हुए होता है तो हमको गर्मी का अनुभव होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि चालन में किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, क्रियाकलाप 2। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़, कुछ आर्बिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आवश्यक सामग्री लेते हैं। कौन कौन से? तो लेते हैं मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़ और कुछ आर्बिन। ओके, सभी क्षणों पर बराबर दूरी पर मोम से आल्पिन चिपका। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि सभी क्षणों पर बराबर दूरी पर क्या मोम से आल्पिन को लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्षण के एक सिरे पर कपड़ा बांध लेते हैं ताकि पकड़ने में आसानी। ओके, तो क्षण के सिरे पर क्या बांध लेते हैं हम लोग, कपड़ा बांध लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि इसको पकड़ने में आसानी हो। ओके, तो ओके, दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करें और दूसरे सिरे को क्या करते हैं हम लोग, मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आप क्या देखते हैं, चित्र 5 है, जैसे कि हम लोग चित्र 5 में देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे सिरे में क्या करते हैं हम लोग, मोमबत्ती की लौ से गर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बचे जो आल्पिन होता है वह गिर जाता है। ओके, सभी क्षणों के आल्पिन गिरने का समय नोट करें। ओके, तो सभी क्षणों की जो आल्पिन क्या होता है, कितने समय पर गिरता है, उसका समय को हम लोग नोट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं किस पदार्थ की क्षण का आल्पिन सबसे पहले गिरा और क्यों? ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस पदार्थ की क्षण का आल्पिन सबसे पहले गिरा और क्यों गिरा। ओके, कि इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं चित्र 5 का। ओके, तो जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि जो पहले इसे जो आल्पिन होता है वह पहले गिर जाता है। क्यों? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मोमबत्ती की लौ से क्या करते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं। ओके, तो सबसे जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है और जो ऊष्मा होता है सबसे पहले कहाँ आता है, तो पहले वाले आल्पिन में। ओके, चूंकि यहाँ पर मोम से क्या करते हैं हम लोग, इस आल्पिन को चिपकाते हैं, जिसकी वजह से जो मोम होता है क्या होता है, वह पिघल जाता है, जिसकी वजह से जो आल्पिन है वह गिर जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्षण में मोमबत्ती से आल्पिन को इस प्रकार चिपकाए कि बीच का स्थान खाली रह जाए। ओके, तो अब एक क्षण में क्या करते हैं हम लोग, मोमबत्ती से आल्पिन को इस प्रकार से हम लोग चिपकाते हैं कि जो बीच का स्थान होता है वह खाली रह जाता है। दोनों ओर आल्पिन समान दूरी पर चिपकाए, चित्र 5ब। ओके, तो चित्र 5ब के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, दोनों ओर क्या करते हैं हम लोग, आल्पिन को समान दूरी पर चिपकाते हैं। अब क्षण को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? ओके, तो अब क्षण को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है, जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह दोनों दिशा में होता है। ओके,
ऊष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र 5ब। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस क्षण में क्या करते हैं हम लोग, आलपिन क्या है दोनों और इस प्रकार से क्या करते हैं समान दूरी पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों और क्या करते हैं हम लोग आलपिन को क्या करते हैं चिपकाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बीच में स्पेस अर्थात स्थान छोड़ देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है दोनों दिशा में होता है, अर्थात इस साइड में होता है और इस साइड में, जिसकी वजह से जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है दोनों दिशा में समान होता है, अर्थात इस वजह से क्या होता है तो दोनों ओर की जो आलपिन होता है वह गिर जाता था, एक साथ गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, चलन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाते हैं। ओके, तो चालन के द्वारा क्या होता है, जो ऊष्मा होता है वह क्या होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही क्या हो जाता है, वह स्थानांतरित हो जाता है। आपने देखा कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र ही गर्म हो गया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण अर्थात क्रियाकलाप के द्वारा समझा कि जब एक सिरे को क्या करते हैं हम लोग गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म होने पर क्षण के उस भाग की कणों में कंपनता बढ़ जाती है और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, तो जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्षण के उस भाग पर क्या होता है उन कणों में कंपनता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ता है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करता रहता है। इस प्रकार से जो गर्म हुए वाले जो अणु होते हैं क्या करता है वह अगले अणुओं में क्या करता है ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव था। इस प्रकार से जितने भी ठोस पदार्थ है उसमें चालन के द्वारा ही ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मीय चालकता किसे कहते हैं, तो चालन के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ही ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो ऊष्मीय चालकता के आधार पर जो पदार्थ है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। चित्र 6 ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ चालक, कुचालक अथवा ऊष्मारोधी हो सकता है। ओके, तो ऊष्मीय चालकता के आधार पर जो पदार्थ होता है वह 3 प्रकार के हो सकता है। कौन कौन से, तो वह है चालक, कुचालक एवं ऊष्मारोधी। बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है ऊष्मारोधी पदार्थ, इंसुलेटर्स, कुचालक, बैड कंडक्टर, चालक, कंडक्टर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऊष्मारोधी पदार्थ के अंतर्गत शून्य चालकता, इसमें किसी भी प्रकार का चालकता नहीं होता है, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देता था, इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जैसे कि एबोनाइट एवं एस्बेस्टस। ओके, कुचालक या बैड कंडक्टर। ओके, तो इसमें ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देता। ओके, तो इसमें क्या है जो ऊष्मा का जो संचरण होता है क्या बहुत ही अल्प रूप से होता है, जैसे कि लकड़ी एवं कांच। चालक, कंडक्टर, ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देते हैं, जैसे धातु एवं जल। ओके, तो जो चालक है उसमें क्या होता है ऊष्मा का संचरण क्या होता है सरलता से होता है, जैसे कि धातु हो गए या फिर जल हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट का चालन के बारे में समझ आया होगा कि चालन के द्वारा किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।